एक चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर 4 आपका सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पहले समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अगेन जैसे गवर्नमेंट बजट था एक स्टेटमेंट, वैसे ये भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। किसके बीच में? बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री यानी इंडियन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी इन अ पर्टिकुलर ईयर। हर साल गवर्नमेंट ये बनाती है, यानी इसको भी एक एनुअल स्टेटमेंट बोल सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है एक प्रॉपर वे में, यानी सिस्टमैटिक वे में। किसके किसके बीच का ट्रांजेक्शन? तुम्हारे देश के लोगों का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। वो जो डॉलर पाउंड का पेमेंट आ रहा है, मतलब पैसा इंडिया में आ रहा है और जो पैसा इंडिया से जा रहा है। अब यहां पर पता है रेसिडेंट कौन है और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है। तो रेसिडेंट कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी गवर्नमेंट का भी लेन देन का बात हो रहा है, कोई भी एजेंसी। लेकिन डज नॉट इंक्लूड, ये डज नॉट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी यूएन का कोई स्टाफ इंडिया में काम कर रहा है, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जो इंडिया में बैठे हैं उनके लिए जो पेमेंट आ रहा है उसका बात नहीं हो रहा है, टूरिस्ट का बात नहीं हो रहा है, माइग्रेटिंग वर्कर्स का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा वो लोग इंडिया में रह के कमा भले रहे, तो पैसा इंडिया में आ रहा है लेकिन इंडिया के लिए नहीं आ रहा है, उनके अपने देश के लोगों के लिए आ रहा है। तो जब भी इंडिया छोड़ेंगे वो पैसा ले जाएंगे। फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस का बात हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है लेकिन ये पार्ट ऑफ रेसिडेंट नहीं है, इनके इनकम को पार्ट ऑफ इंडिया का इनकम नहीं मानेंगे। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब which involve transfer of title of ownership of goods, service, asset, money, सबका बात हो रहा है। ये सब चीज का लेन देन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, गुड, सर्विस, एसेट, मनी। तो अब यानी और कैटेगरी में बांटा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ये एकदम याद कर लो। इस चैप्टर में दो ही काम की बात याद करने लायक है, एक तो ये और एक आगे आएगी, बस बाद बाकी चीजें आपको इजीली पकड़ में आ जाएगी। 4 ट्रांजेक्शन्स का बात हो रहा है। विजिबल यानी फिजिकल गुड्स, टेंजिबल आइटम का बात हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर मशीन भी, हाँ यहाँ पे मशीन और गुड्स सब गुड्स ही है, कुछ भी फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल आइटम, मतलब ओपन मूवमेंट एंड कैन बी सीन, touched and measured and verified by customs। अब वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, लेकिन टेंजिबल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। इनविजिबल मतलब इस सर्विस की लेन देन का बात कर रहे हैं, जैसे शिपिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, आईटी सर्विस। कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड या वेरीफाइड एंड मेजर्ड, उसी को बोलते हैं इनविजिबल आइटम। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब कोई भी गिफ्ट, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, तो यानी इंडिया सिर्फ दे रहा है उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, या इंडियन सिर्फ ले रहा है बदले में कुछ नहीं दे रहा। तो फॉरेन से गिफ्ट मिले, हम फॉरेन में गिफ्ट दे, मेरा फॉरेन में कोई इंसान गया हुआ है, हम उसके इलाज के लिए पढ़ाई के लिए पैसा भेजे, या कोई फॉरेन से इंडिया में आया हुआ उसके इलाज और पढ़ाई के लिए पैसा आ रहा है, यानी वन वे ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। और कैपिटल ट्रांसफर मतलब लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करना, या वहां से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना। मैं 3 ही चीजों का बात कर रहा हूं, लोन देना, लोन लेना, इंडिया से कोई इन्वेस्टमेंट वहां जाना, या वहां को कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना, वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट का बात कर रहा है, मतलब तो उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ये 4 चीजों का लेन देन को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। अब बोला बैलेंस, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है, मैंने कहा था, यानी डबल एंट्री कंसेप्ट होगा। तो कब डेबिट करे कब क्रेडिट करे, यही काम का बात है। आखिरी मैंने कहा था इस चैप्टर में 2 ही काम का बात है। ऊपर वाली डिटेलिंग को ठीक से समझना, आगे पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर, बट ये जो 4 आइटम है उनकी डिटेलिंग को पढ़ना, और ये 4 आइटम को कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो कुछ भी इनफ्लो है, मनी इंडिया में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर, पाउंड, यूरो, येन इंडिया में आ रहा है तो क्रेडिट करो, और इंडिया से जा रहा है तो डेबिट करो। आउटफ्लो को डेबिट करो, इनफ्लो को क्रेडिट करो।
समझे? यानी इसको एक्सपेंडिचर इनकम की तरह ले, नॉमिनल अकाउंट की तरह, रियल अकाउंट की तरह मत ले लेना, क्योंकि रियल अकाउंट मनी एसेट हम लोग को रियल अकाउंट लगता है, तो रियल अकाउंट की तरह लेंगे तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट हो जाएगा। बट यहाँ उल्टा है, यानी आप नॉमिनल अकाउंट की तरफ ट्रीटमेंट लो, आपको याद रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर डेबिट होगा यानी आउटफ्लो डेबिट होगा, और इनकम क्रेडिट होगा यानी इनफ्लो डेबिट होगा, इनफ्लो क्रेडिट होगा, सॉरी, आउटफ्लो डेबिट होगा, इनफ्लो क्रेडिट होगा, बस ये समझो। अब आपको जैसे याद करना है आप याद कर सकते हो, मैंने एक ट्रिक दिया, नॉमिनल अकाउंट की तरह याद कर लो उसको, एग्जाम के लिए बात करो, ये है नहीं नॉमिनल अकाउंट, लेकिन एग्जाम की तरह याद करो। तो अकाउंटिंग सेंस में अल्टीमेटली इन दोनों में बैलेंस अगर हो जाए उसको ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो अगर आ जाए उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी रिसिप्ट इक्वल टू पेमेंट हो फॉरेक्स। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है सर, तो अगर किसी कंट्री का रिसिप्ट ज्यादा और पेमेंट कम है तो वो सरप्लस होगा, और अगर रिसिप्ट कम और पेमेंट ज्यादा है तो डेफिसिट होगा। सर ये हर कंट्री का एवरी ईयर चेंज हो सकता है, हाँ, इंडिया का कोई साल सरप्लस भी हो सकता है, कोई साल डेफिसिट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ईयर में ट्रांजेक्शन्स कितने हुए और कैसे हुए। तो ये मेन टॉपिक था। अब आते हैं एक छोटा पार्ट और, इस चैप्टर को हम लोग दो नजर से पढ़ सकते हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ लिया, इन चारों का लेन देन को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इन चारों ट्रांजेक्शन से जो पैसा आए जाए उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, मतलब विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर चारों। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जब मैं बोलता हूं सिर्फ गुड्स का बात करूं, यानी सिर्फ विजिबल आइटम, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब उसमें सरप्लस है कि डेफिसिट है कि बैलेंस्ड है, इक्वल आए तो बैलेंस्ड है, जितने रुपए का गुड्स इंडिया में आया उतने गुड्स का पेमेंट भी इंडिया से हुआ, सॉरी, जितने रुपए का गुड्स इंडिया से गया उतना ही रुपए का गुड्स इंडिया में आया, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। गुड्स का बात हो रहा है, डेफिनेशन बाकी वही है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ मतलब यानी ऑल विजिबल आइटम्स का बात हो रहा हूँ। इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन या यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनविजिबल आइटम उनका बात ये नहीं कर रहा, सिर्फ पहला वाला आइटम का बात कर रहा है। ये एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि एक ही आइटम का बात कर रहा है। अब वैसे इसका डिफरेंस पड़ो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी वो चारों का बात हो रहा है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर। ऑल इनविजिबल, ऑल विजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर सबका बात हो गया इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये वाइडर टर्म है। ये सब टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, मतलब ये कैपिटल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट विद फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में अनफेवरेबल है, बट अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जा रहा है, बट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट विद फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये डिफरेंस ठीक है, याद रखने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक और चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हमने वो चार की बात की उन्हीं की दोबारा बात कर रहा हूं, बट इसको दूसरे नजरिए से पढ़ा रहा हूं। एक है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब ही मैं ये बोलने जा रहा हूं, वो पहला तीन आइटम, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, दीज आर नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जबकि कैपिटल ट्रांसफर को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो करंट और कैपिटल अकाउंट, तो करंट क्या हो गया, देखो मैंने एग्जाम में लिखने के लिए कितना टाइम पास बनाया इसको, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। पहले तो नॉर्मल मीनिंग लिखा, मतलब जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करे, जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करे, डेफिनेशन तो वही हो गया। अब देखो कैसे इसको टाइम पास बनाया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड डोनेशन, वन साइडेड ग्रांट्स, मेरा वहां पे कोई रिलेटिव गया, मैंने उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेजा। इसके अलावा एक आइटम याद करने लायक हो गया, सर वो जो
कैपिटल ट्रांजेक्शन है, उससे कोई इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट आए, वो तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही है ना। मैंने लोन दिया, लोन लिया, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। मेरे देश के लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट किया है, वहां के देश लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लेकिन उससे कोई इंटरेस्ट का कमाई आए या इंटरेस्ट देना पड़े, रेंट का कमाई आए या रेंट देना पड़े, प्रॉफिट आए या प्रॉफिट देना पड़े, वो तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही है ना। यानी 4 आइटम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गए: इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। देना लेना दोनों की बात करो, दूंगा तो आउटफ्लो, मिलेगा तो इनफ्लो। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या हुआ? बोरोइंग एंड लेंडिंग। मैं पूरा फॉरेन कंट्री से बोरो करूं या मैं फॉरेन कंट्री को लोन दूं। बोरो कर रहा हूं तो इनफ्लो, लेंडिंग कर रहा हूं तो आउटफ्लो। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आउटफ्लो, वो लोग मेरे कंपनी के शेयर्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनफ्लो। और एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, क्या? चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। तुम्हारे देश का डॉलर पाउंड का रिजर्व कम या बेसी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो रिजर्व बढ़े तो डेबिट क्योंकि इनफ्लो, और रिजर्व घटे तो क्रेडिट। ये थोड़ा सा अलग आंसर था, क्योंकि अब तक आप रिजर्व बढ़ने के हिसाब से तो आपको तो क्रेडिट होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि हम इनफ्लो कर रहे हैं क्रेडिट को, इनफ्लो को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है? रिजर्व बढ़ना इज क्रेडिट, रिजर्व घटना इज क्रेडिट, रिजर्व बढ़ना इज डेबिट। ये था आपका मेन बुकिश आंसर। 1 मिनट की क्लास और है। अब आते हैं हम लोग कुछ और छोटे छोटे वर्ड है। एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है एकोमोडेटिंग। ये बूस्टर का नोट्स है, आपको मेन बुक का नहीं है। ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस मतलब हम जो फॉरेन में पैसा लगा रहे हैं वो हमारे इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कमाई आए तो पैसा लगाए वो बात नहीं है। और एकोमोडेटिंग मतलब कमाई आए तो पैसा लगाएंगे, कम पड़े तो लोन लेंगे, दैट इज एकोमोडेट। हम एडजस्ट कर रहे हैं मेरे डेफिसिट को, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट है, उसको देख के हम पैसा लगा रहे हैं, दैट इज एकोमोडेटिंग। हम एडजस्ट हो रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन ऑटोनॉमस मतलब मेरे को प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसलिए हम पैसा लगा रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा है इसलिए वो सोच के नहीं लगा रहे। तो ऑटोनॉमस में करंट और कैपिटल दोनों ट्रांजेक्शन आएगा, बट एकोमोडेटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट आइटम आएगा। बस इतना ही याद रखने को है। अब आपने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है यानी डेफिसिट आता है। क्यों? कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स के कारण भी है, तो उसके कॉजेस पड़ रहे हैं। तुमको डेवलपमेंट एक्टिविटी, देश में तुम्हारे डेवलपमेंट एक्टिविटी में ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव होता है। क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इसलिए भी हमारा नेगेटिव हो रहा है। अभी इंडिया का बिजनेस अगर डाउनफॉल चल रहा है तो साइकिल फ्लक्चुएशन के कारण भी अप डाउन होता है। दोनों बात करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। चेंज इन डिमांड, डिमांड गिर जाए तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या अभी तुम्हारे देश में बहुत डिसऑर्डर चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा डिसबैलेंस चल रहा है तो भी डेफिसिट होता है। और सोशल फैक्टर भी है कि लोग दिखावा के लिए भी, डेमोन्स्ट्रेशन यानी दिखावा, शो ऑफ के लिए भी फॉरेन से गुड्स खरीदते हैं। अचानक तुम्हारे देश के लोग शो ऑफ के लिए गुड्स खरीदने लगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होगा। तुम्हारे देश के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन चेंज हो रहा है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होगा। तो ये सब रीजन है। हालांकि ये दोनों आंसर एकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस और ये रीजंस ये आपके बूस्टर में दिए हुए हैं, आपके मेन बुक का पार्ट नहीं है।